सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जनरली यहाँ पे मतलब मैं पर्सनली इतना ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ना कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कोई किसी भी तरह का ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मैं पर्सनली इसीलिए करता हूँ कि जब मुझे कुछ क्राइटेरिया जो मेरे पर्सनली जो मैंने सेट किए हुए हैं, अगर मुझे वो मिलते हैं और मुझे थोड़ा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मुझे मेरे पैसे कमाने भी विदाउट टेकिंग मच रिस्क, तभी मैं स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि स्विंग ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस है यहाँ पे। बट जनरली मेरी डेफिनेशन ये है कि जब भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अगर वो मुझे नीचे के भाव पे मिल रहा है, एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है हिस्टोरिकल वे में, तो मैं वहाँ पे एक ट्रैकिंग या तो थोड़ी सी छोटी पोजीशन पहले मैं लेता हूँ और फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा उसमें कन्विक्शन आता है उसी तरह से मैं उसमें अपना जो पोजीशन है वो बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में पर्सनली मैं कौन से क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ और उसके बाद हम उसके जो 5 एग्जाम्पल जो है, जो अभी मुझे करंटली एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे और अट्रैक्टिव लेवल्स पे मुझे दिख रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो पहले तो ये चीज़ मुझे क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो काइंड ऑफ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म है। मतलब यहाँ पे मैं किसी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा टाइमलाइन जो है वो थोड़ा फिक्स है कि इतने टाइम में अगर मुझे इतना रिटर्न अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा रिगार्डलेस ऑफ फंडामेंटल्स। तो ये एक चीज़ पहले हमें देखना है। फिर दूसरा अगर मैं देखूँ कि मैं जब स्विंग ट्रेडिंग जनरली मैं कब करता हूँ, तो ये सेकंड मेरा क्राइटेरिया है कि अगर मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, अच्छी स्टॉक मुझे अच्छी कंपनीज के स्टॉक जो है वो मुझे अगर अच्छी वैल्यूएशन पे अभी नहीं मिल रहे हैं, लेट्स से कि वो एलिवेटेड वैल्यूएशन पे अभी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स लूँ कि जो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट वो ऊपर से भी अच्छा खासा गिर चुके हैं और साथ में कंपनी की जो अर्निंग्स हैं या तो अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो भी फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें पहले मैं देखता हूँ और फिर अगर मुझे मार्केट में अगर लेट्स से कि अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है स्मॉल कैप या तो मिड कैप में, उसी टाइम पर मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अप्रोच करता हूँ। फिर नेक्स्ट अगर मैं तीसरा क्राइटेरिया अगर मेरा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वो है कि मैं ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ या तो स्विंग ट्रेड करता हूँ कि जहाँ पे मुझे फंडामेंटल्स जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी की, मतलब किसी भी एरी गेरी कंपनी में कि जहाँ पे मुझे इतना ये एक्सपीरियंस नहीं है या तो मैंने उस कंपनी को इतना स्टडी नहीं किया है, ऐसी किसी भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट या तो स्विंग ट्रेड भी नहीं करता हूँ। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए भी आपका जो कन्विक्शन है वो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ऐसी ही कंपनी चूज़ करता हूँ कि जो फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी का प्रॉफिटेबल भी हो और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है या तो फ्यूचर में वो बढ़ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें पहले मैं चेक करता हूँ और उसी के बाद मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या तो स्विंग ट्रेड का ऑप्शन जो है उसको मैं फाइनलाइज करता हूँ। फाइनली अगर मेरा जो आखिरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पे जब भी मैं स्विंग ट्रेड की किसी भी पोजीशन बनाता हूँ कैश में, राइट, तो वहाँ पे मेरा जो एंट्री और एग्ज़िट जो है वो रिलेटिवली स्ट्रिक्ट रहता है। मतलब एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक मेरे दिमाग में एक एंट्री का पॉइंट रहता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और सेम उसी स्टॉक के लिए मेरे पास एक एग्जिट का भी जो पॉइंट है वो रहता है। अभी यहाँ पे फिर मैं लेट्स से कि अगर मैंने किसी स्टॉक में अगर एंट्री लिया है तो अगर मुझे पता चल गया कि ओके मुझे इस लेवल पे अगर निकलना है तो मुझे उस लेवल पे फिक्स निकल ही जाना है। फिर मुझे ऐसा वेट नहीं करना है कि नहीं अभी तो ये जो स्टॉक है वो मोमेंटम में है, RSI ये है वो, इतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार अगर एंट्री ले लिया है उस स्टॉक में और आपका जो टारगेट है, आपने जो टारगेट या तो आपके दिमाग में है या तो आपको टेक्निकल के हिसाब से अगर आपको वहाँ पर दिख रहा है तो आपको वहाँ से एग्जिट लेना है नो मैटर व्हाट। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो मैं हमेशा याद रखता हूँ जब भी मैं स्विंग ट्रेड करने का सोचता हूँ या तो मैं स्विंग ट्रेड के लिए किसी भी तरह की पोजीशन बनाता हूँ। तो ये एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता था। और इसके बाद हम जो 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं पर्सनली अभी ट्रैक कर रहा हूँ और उसमें से एक में अभी हमने ट्रैकिंग पोजीशन बनाई है पर्टिकुलरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग की, जब तक हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक के लिए। तो आइए पहले हम वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जो ऊपर से अच्छा खासा गिर चुके हैं और कंपनीज जो है वो सुपर स्ट्रांग भी है फंडामेंटली। तो उसमें से पहली कंपनी है नेस्ले इंडिया के बारे में। तो अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 2296 है और इसमें अभी हमने ट्रैकिंग पोजीशन इस स्टॉक के अंदर लिया है पर्टिकुलरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके अगर ROC और ROE दोनों के अगर हम नंबर देखते हैं तो वो 100% से भी ज़्यादा है। मतलब ये कंपनी बहुत ही मतलब अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो एक ऑपरेशन है वो बहुत ही एफिशिएंटली सब कुछ कर रही है। प्लस कंपनी जो है वो डिविडेंड भी पे कर रही है और नेस्ले इंडिया जो है वो सालों सालों से इंडिया में अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रही है। और ये काइंड ऑफ FMCG कंपनी है, डिफेंसिव कंपनी है। मतलब अगर लेट से अगर मार्केट में कल उठ के अगर कुछ आता भी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो भी FMCG काइंड ऑफ कंपनी जो होती है उसमें उतनी गिरावट नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारा जो डाउन साइड है वो क्वाइट प्रोटेक्टेड है। प्लस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने हाई मारा था समवेयर अराउंड 2800 के आसपास और अभी ये ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 2300 के आसपास। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो करेक्शन हो चुका है। प्लस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कंपनी जो है वो अभी अपने 200 डे मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और दूसरा अगर हम देखें तो अगर मैं PE रेशियो के अगर बात करते हैं तो भी 5 ईयर का जो उनका एक मीडियन PE रेशियो है वो समवेयर अराउंड 80 है, जबकि अभी ये ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास। तो वहाँ पे भी हमें वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत गैप हमें मिलता है। प्लस एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर में जो उन्होंने कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। मतलब कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। फिर भी स्टॉक जो है वो ऊपर से समवेयर अराउंड 15 to 17% डाउन है। प्लस अगर और एक चीज़ अगर मुझे यहाँ पे अगर पॉजिटिव देखनी है तो अगर मैं इन्वेस्टर सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पब्लिक है वो धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट कर रही है। मतलब एक टाइम पे कंपनी के पास समवेयर अराउंड 16 या तो क्लोज टू 17% जितना पब्लिक के पास यहाँ पे शेयर्स थे, बट जो अभी घट के हो गए हैं 15.86, वो भी एक अच्छी बात है। प्लस अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़े कम हुए, बट एनीवे जो पब्लिक की जो ओवरऑल होल्डिंग है वो वहाँ से भी कम हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर पब्लिक जो है वो अगर वहाँ पे अपना माल जो है वो बेच रही है। और जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे DIS जो है उन्होंने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है और जबकि FIS ने अपना स्टेक कांस्टेंट रखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर अगर हमें देखना चाहे तो नेस्ले इंडिया को आप मतलब हम यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आपको जब भी किसी कंपनी में स्विंग ट्रेड करना है अगर आपके अकाउंट में तो आपको कैसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक थॉट प्रोसेस हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। प्लस अगर वहाँ पे चार्ट भी अगर मैं जाके देखता हूँ तो लेट से अगर हम नेस्ले इंडिया का सर्च करते हैं चार्ट तो नेस्ले इंडिया ओके। सो नेस्ले इंडिया में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी जो है वो ऑलरेडी कितने अपनी जो हाई था वहाँ से 20% जितना डाउन है और उसने अभी थोड़ा बहुत रिकवर किया भी है। तो अगर मैं पास्ट में अगर जाके थोड़ा अगर बैक टेस्टिंग करता हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 15 to 25% जितना वो गिर जाता है और उसके बाद एक अचानक से रैली आती है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, आप खुद भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में जाके। फिर अगर नेक्स्ट स्टॉक अगर मुझे देखना है तो वो है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है बट फंडामेंटली मुझे कंपनी जो है वो अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया मार्ट तो इंडिया मार्ट का ROE और ROC दोनों के नंबर 15% से ज़्यादा है विच इज़ अ गुड थिंग। प्लस अगर हम देखें तो कंपनी का जो अभी वैल्यूएशन है 33.1, तो वहाँ पर अगर मैं देखता हूँ PE रेशियो में जाके अगर हम मैक्स भी कर देते हैं तो एक टाइम पे ये कंपनी जो थी वो क्लोज टू 100 से भी ज़्यादा 100.6 के आसपास वो ट्रेड करती थी, जबकि अभी आ गया है 33.1। मतलब क्लोज टू 67-68% या तो हम 70% जितना यहाँ पे हम वैल्यूएशन मतलब हम PE रेशियो के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्लोज टू 70% जितना कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो कंप्रेस हो चुका है। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने अगर हम उसके क्वार्टर में जाते हैं तो रिसेंटली जो उसका क्वार्टर था वहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पोस्ट किया है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। प्लस अगर हम देखें तो जो कंपनी का जो EPS था मतलब 11.57 से 22.52 मतलब क्लोज टू डबल जितना हो गया है, ये भी एक अच्छी चीज़ है।
प्लस अगर हम बैलेंस शीट में जाएँ तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी कंटिन्यूअसली अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर रही है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। कंपनी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है अगर हम देखें तो। प्लस अगर आप देखो इंडिया मार्ट के केस में जो उनका वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी नेगेटिव है, मतलब इस कंपनी में ये एक काइंड ऑफ कैश रिच कंपनी है। प्लस इसको बाहर से इतना फंडिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अगर ये कैश को अगर एफिशिएंटली अगर यूज़ करते हैं तो इनको बाहर से फंडिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट अगर सेम चीज़ जैसे हमने अभी नेस्ले इंडिया में देखा वैसे ही सेम चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक के पास एक टाइम पे 20% 21% जितना स्टेक हुआ करता था, जो अभी घट के हो गया है 4.78%। तो अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड देखें ना तो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, मतलब ये यार यहाँ से थोड़ा स्पाइक आया है बट अगेन वो 17.08 15.56 एंड अगेन 14.78% जितना पब्लिक के पास अभी स्टेक रह गया। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो भी कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये एक केस बनाता है कि जहाँ पे इंडिया मार्ट जैसी कंपनी जो उसका हाई ऑल टाइम हाई 3200, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, 52 वीक हाई जो था वो 3200 जितना हुआ था और वहाँ से भी अच्छा खासा अभी करेक्ट हो चुका है। तो ये भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है पर आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगेन नो रिकमेंडेशन और अभी हमारी इसमें कोई पोजीशन अभी नहीं है। फिर अगर तीसरा अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो वो है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस जैसे हम सब जानते ही है, मतलब बहुत बार ये काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और अभी ये कंपनी जो है वो एक बेड फेज, मतलब ऐसा हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इतना कमेंट नहीं कर रहे हैं बट कंपनी की जो वैल्यूएशन जो पहले बहुत ज़्यादा मिलती थी वो अभी धीरे 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 करके कंप्रेस होती जा रही है। तो उसी की वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये भी अगर हम जाके देखें ना चार्ट में तो ये भी एक स्पेसिफिक रेंज में अभी घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाके पहले तो क्वार्टर में अगर जाके देखता हूँ तो जो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जो उन्होंने रिपोर्ट किया था वो कितना था, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा था, राइट। और वो भी अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कंपनी का जो ये स्टॉक है वो गिरा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो अपना ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो नंबर है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। तो ये अभी एक्चुअली में मार्केट को थोड़ा यहाँ पे परेशान कर रहा है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो एक वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है उस जिसके पास और जिसने अभी तक एक हिस्ट्री में अच्छा खासा जो एनपीए का जो कंट्रोल है वो उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया है, बट सडनली ये जो स्पाइक आया है उसी की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा कॉशियस हो रहा है बजाज फाइनेंस को लेके। तो यही मौका होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का कि जहाँ पे आप अपना जब भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, कुछ ख़राब न्यूज़ आती है तो उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस है वो हमें अच्छे मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली ऐसा ही रहेगा, वो आज नहीं तो कल अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर ही रहा है। तो आपका जो लेट से क्या आपने अगर कोई टारगेट फिक्स किया है कि नहीं, लेट से कि 68-9 मतलब समवेयर अराउंड 6900 के आसपास अभी इसका भाव अगर चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये अगेन ऑल टाइम हाई अगर टच कर सकता है तो यहाँ पे आपको अगेन 1000 पर शेयर का यहाँ पे आपको मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपको कमाने का। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ तो इन्वेस्टर्स के अंदर आप वापस से अब सेम हम यहाँ पे जो 5 कंपनीज डिस्कस करने वाले उस सारों में ये चीज़ एक मैंने अभी कॉमन देखी है कि पब्लिक जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रही है इन सारे स्टॉक से। और स्टॉक्स तभी भागना चालू करते हैं कि जब जितनी भी वीक हैंड्स रहते हैं या तो जो पब्लिक रहती है जिनका इतना ज़्यादा कमांड नहीं रहता है, जब वो लोग एग्जिट करते हैं ना तभी पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो चलना चालू कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो पब्लिक के पास एक टाइम पे क्लोज टू 12% जितना स्टेक हुआ करता था, जबकि अभी वो घट के हो गया 9.36 और ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कभी भी बढ़ा है। तो ये चीज़ भी हमें एक नोटिस करने जैसा है, राइट। तो यहाँ बजाज फाइनेंस को भी आप एक बार देख सकते हो। फिर अगर एक और एक स्टॉक देखना है तो अगेन वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोटक में जाता हूँ तो कोटक बैंक के अंदर सेम चीज़ अभी चल रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है वो अपना जो कोरोना पहला मतलब कोविड जब स्टार्ट हुआ उसके पहले जो प्राइजेस चल रहे थे उसी प्राइजेस पे अभी वो क्लोज टू मतलब उसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है।
तो यहाँ पे अभी दिक्कत क्या है, तो अगेन जो वैल्यूएशन है वो कंप्रेस हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस टू बुक पे अगर हम देखते हैं, सेम चीज़ लेट से हम बजाज फाइनेंस के केस में भी आप जाके एक बार चेक कर सकते हो कि उसका जो प्राइस टू बुक वाला जो अगर मैं मैट्रिक यूज़ करता हूँ वैल्यूएशन के लिए, तो वो कोविड के टाइम से भी अभी बहुत कम चल रहा है। ये भी एक चीज़ आपको देखना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे कोटक बैंक के केस में अगर हम चेक करते हैं, तो लेट से कोटक बैंक जो है वो कोविड के टाइम पे कितना प्राइस टू बुक गया था 3.6, जबकि अब अभी चल रहा है 2.67। मतलब अगेन कोविड के टाइम पे जो वैल्यूएशन था वहाँ से भी ये कंप्रेस हो चुका है कोटक बैंक के लिए। फिर अगर मैं क्वार्टर्स में जाता हूँ, वहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि उन्होंने क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि उसने 5,000 समथिंग अराउंड उन्होंने अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पोस्ट किया है। बट यहाँ पे हमें अगर बहुत सारे लोग मतलब ये भी देखते हैं कि भाई लास्ट क्वार्टर में तो समवेयर अराउंड 70,500 जितना प्रॉफिट था। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी नोटिस करना है कि उन्होंने एक्चुअली में कुछ उनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस था जो सेल किया था, और उसका जो उनको पैसा मिला था वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हमें वो आइटम जो है, ये एक्सेप्शन वाला जो केस है वो हमें यहाँ से माइनस कर देना है, तो आपको एक प्रॉपर कंपेरिजन मिल जाएगा। तो ये अगेन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हाईएस्ट एवर उन्होंने पोस्ट किया है, बट ये समवेयर वेरी वेरी क्लोज टू हाईएस्ट एवर है। तो ये एक चीज़ जो है वो अच्छी है। और यहाँ पे कोटक बैंक के केस में अगर हम देखते हैं, तो अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं, तो इनका जो एनपीए का जो नंबर है वो कंट्रोल में है, ग्रोस एनपीए वाला, बट नेट एनपीए वाला जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा है। बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, तो यस, दोनों में ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, ये एक चीज़ है। फिर अगर मैं इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाके देखता हूँ, अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है कि पब्लिक धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट कर रही है। मतलब एक टाइम पे अगर हम देखें तो 16.46% जितना यहाँ पे पब्लिक के पास स्टेक था, जो अभी कम होते होते हुए 12.84 जितना हो गया है। बट अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो बड़े हैं, वो एक चीज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये एक कोटक बैंक जो है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगेन लार्ज कैप स्टॉक है, वैल्यूएशन का भी अच्छा खासा कंप्रेशन हो चुका है। तो ये एक चीज़ आप मतलब ये एक स्टॉक जो है वो आप अपने रडार पे रख सकते हो। और फाइनली एक ऐसा स्टॉक है केमिकल सेक्टर से जो बिलोंग करता है, एसआरएफ करके। अगेन एसआरएफ जो है वो केमिकल सेक्टर का किंग माना जाता है। मतलब अगर हम उसका वैल्यूएशन अभी मार्केट कैप अगर देखते हैं तो 68,000 करोड़ जितना मार्केट कैप है। प्लस अगर हम देखें तो कंपनी मतलब एक टाइम पे उसने अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, बट आफ्टर कोविड, मतलब जब से कोविड आया है और उसके बाद जितना उसका जो वैल्यूएशन का जो एक्सपेंशन होना था वो एक साथ हो गया है। तो अभी क्या है कि स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन में है और कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड में है। मतलब वो अपना हाई जो है वो 2700 के आसपास है, और उसका जो लो जो बना है वो कुछ 2100 के आसपास वो है। तो अगर कभी भी अगर आपको ये स्टॉक 2100 या तो उसके नीचे या तो उसके आसपास भी अगर मिलता है, तो अगेन ये एक अच्छा एक शॉर्ट टर्म कैंडिडेट हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन जाता है। प्लस अगर मैं देखूँ यहाँ पे पी रेशियो का भी मतलब अगर हम देखने जाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि कंपनी का जो कंपनी का जो अर्निंग्स है वो कम हो रहा है। तो ये एक अभी मतलब केमिकल सेक्टर में जैसे हमने भी बहुत टाइम पहले भी सीखा था कि जो साइकिल्स रहती है, राइट। तो वहाँ पे भी साइकिल्स में अगर हम देखें तो एक टाइम आया था, मतलब जो कोविड वाला टाइम था कि जब चाइना +1 और ये सब बहुत ही बातें चल रही थी, तो उस टाइम पे केमिकल सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा बूम आया था और बहुत सारी कैपेसिटी एडिशन हुआ था, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुआ था, कैपेक्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से अभी मार्केट में थोड़ा ओवर सप्लाई का हैंगओवर चल रहा है, और उसी की वजह से एसआरएफ जैसी केमिकल कंपनीज, मतलब दूसरी भी जो केमिकल कंपनीज है वो भी अभी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसका रीज़न यही है। और प्लस चाइना जो है उसने कोरोना के बाद अच्छा खासा रिकवर किया है इस सेक्टर के अंदर। वो भी ओवरऑल मतलब पूरे दुनिया में वो अपने जो केमिकल्स हैं, अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कंटिन्यूसली वो डंप कर रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो थोड़े बहुत अभी अंडर प्रेशर चल रहे हैं। तो ये मतलब ये एक चीज़ हमें ये समझना है कि ये प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली मतलब अनंत काल तक ये नहीं चलने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मतलब एसआरएफ जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है,
ऐसी कंपनी आज नहीं तो कल परफॉर्म करने ही वाली है। तो ये एक कंपनी जो है वो आपके रडार पे होनी चाहिए। प्लस अगर मैं इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाता हूँ तो जैसे हमने बाकी के 4 स्टॉक्स के बारे में हमने देखा, सेम चीज़ यहाँ पे वही है कि एक टाइम पे हम देख सकते हैं कि 21% जितना स्टेक लोगों के पास था, जो अभी घट के हो गया 13.66। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जहाँ पे पब्लिक जो है वो इस स्टॉक से निकल रही है। जबकि हम देखें तो अगर DII जो है वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है वो कंटिन्यू से बढ़ा, मतलब 9% से अभी वो 17.76, मतलब क्लोज टू डबल कर लिया है उन्होंने अपना होल्डिंग जो है वो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हमें नोटिस करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यही 5 स्टॉक के जो आइडिया थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, जो अभी अच्छे खासे लेवल पे हमें मिल रहे हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या ऐसी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके फिर आप यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है किसी भी कंपनी को लेके, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।